नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन की कंपनी में किसी डील को लेकर उसके चाचा के साथ हर्षवर्धन को प्रॉब्लम होती है और अनाया को अपने पिछले जन्म की कुछ यादें याद आती है। वह इसी सोच में डूबी हुई थी। तभी हर्षवर्धन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हुए बोला, पता करो कि यह डील उन लोगों ने कैसे हासिल की और कुछ भी करो, मुझे ये डील चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कुछ भी क्यों न करना पड़े। कोई हमारी चीज हमसे छीन नहीं सकता। अभी वह इतना ही बोला था, तभी उनके कानों में अनाया की गहरी आवाज आई, रुक जाओ रजत। रजत जो अभी अभी बाहर जाने के लिए निकला था, अपनी लेडी बॉस की आवाज सुनकर रुक गया, क्योंकि उसने इतना वक्त में समझ लिया था कि उसकी बॉस से भी ज्यादा उसकी लेडी बॉस के शब्दों की वैल्यू है। उसकी लेडी बॉस हर चीज नापतोल कर ही करती है। हर्षवर्धन जो अभी अभी अपनी फाइल में वापस देखने वाला था, वह अपनी बीवी को देखकर कंफ्यूजन से पूछता है, क्या हुआ बीवी, कोई प्रॉब्लम है? तो अनाया सेक्रेटरी रजत की ओर देखकर बोली, उसे जमीन को वापस हासिल करने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर इस वेस्ट एरिया में एक छोटा सा जंगल है, उस जमीन को खरीद लो, जिसकी वैल्यू काफी कम है, और जंगल के पास एक बड़ा सा मैदान भी है, उसे भी खरीद लेना। लेकिन हाँ, उस जमीन के बारे में अभी बाहर कोई भी खबर नहीं जानी चाहिए। ये सारा काम चुपचाप होना चाहिए और बाहर सभी को यही लगना चाहिए कि अभी भी हमें साउथ ईस्ट वाली जमीन चाहिए। ये सुनकर सेक्रेटरी रजत थोड़ा परेशान हो गया और वह अपने बॉस की ओर देखने लगा। ऐसा नहीं था कि वह अपनी लेडी बॉस की बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन वह छोटा सा जंगल एरिया आगे चलकर कंपनी के लिए कोई भी काम नहीं आने वाला था। दूसरा, गवर्नमेंट किसी भी पेड़ पौधे को काटने की मंजूरी नहीं देता, तो वह बस एक ऐसी जमीन हो जाती जो कोई भी मुनाफा नहीं देती, और उसके आसपास के एरिया में भी किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन बेकार था, क्योंकि एक तो वह जमीन बाहर की साइड थी, दूसरा वहां पर कोई भी और सोर्स नहीं था। जो लोग वहां पर रहने जाए तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करने का कोई भी फायदा नहीं था। सवाल तो हर्षवर्धन के चेहरे पर भी था, लेकिन उसे अपनी बीवी के डिसीजन पर कोई डाउट नहीं था। वह तो बस जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी चीज थी जो उसकी नजरों से छूट गई और उसकी बीवी की नजरों में आ गई। इसलिए वह अपनी बीवी को देखकर पूछता है, बीवी क्या मुझे कुछ छूट गया है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया? अब वह दोनों ही अनाया को कंफ्यूजन से देख रहे थे। तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, तुम लोग जिस साउथ ईस्ट वाली जमीन के बारे में बात कर रहे हो, उसे 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा सीवेज एरिया है, या फिर कह सकते हैं एक बहुत गहरा नाला है, जो किसी कचरे के डंप यार्ड की तरह है। वह कई सालों से वहां पर है और ज्यादातर सिटी का कचरा वहीं पर डंप होता है, यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल वेस्ट भी वहीं पर डंप होता है, जिसकी वजह से आसपास के 3-4 किलोमीटर की नीचे की जमीन काफी भेज युक्त है। तुम ऐसा कह सकते हैं कि उन सभी एरिया की जमीन बिल्कुल वैसी है जैसे किसी रिवर के आसपास की जमीन होती है, उसे भी ज्यादा बुरी, क्योंकि वहां के जमीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित हो चुका है और हर कोई जानता है इतने भेज युक्त जमीन में कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, और वह भी हैवी कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर तो हर्षवर्धन अपनी बीवी को आश्चर्य से देखता है। वही सेक्रेटरी रजत तो एडमियर नजरों से देख रहा था। वह दोनों एक साथ पूछते हैं, मैडम आपको कैसे पता है? बीवी तुम्हें कैसे पता? इस बारे में तो अभी तक हमें भी पता नहीं चला, जबकि हमने उस जमीन का मुआयना करवाया था। अनाया उन दोनों के सवाल को सुनकर उन दोनों को घूरते हुए बोली, ये तो बहुत जाहिर सी बात है। अगर पूरे सिटी के लेआउट को तुम लोगों ने देखा होता है तो आप लोगों को भी पता होता। ये सुनकर वह दोनों नामे सिर हिला देते हैं, क्योंकि अनाया की फोटोकॉपी मेमोरी थी और इस जगह पर आने से पहले उसने पूरे सिटी का मुआयना करवाया था और इस सिटी का लेआउट देखा था। हालांकि वह ये तो नहीं बता सकती थी कि यह सारी यादें उसे अपने पिछले जन्म से मिली थी, इसीलिए उसने ऐसा बेतुकाब बहाना बता दिया। हर्षवर्धन भी अब आगे कुछ नहीं पूछता, लेकिन सेक्रेटरी रजत से रहा नहीं गया, तो वह एक्साइटेड आवाज में बोला, लेकिन मैडम आपने वह जंगल वाले एरिया खरीदने को क्यों कहा था? वह भी तो बिल्कुल वेस्ट लैंड है। ये सुनकर अनाया उसे देखते हुए बोली, वह बिल्कुल भी वेस्ट लैंड नहीं है, वह बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये सुनकर सेक्रेटरी रजत कंफ्यूजन से पूछता है, लेकिन मैडम हम वहां पर रहने के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं बनवा सकते। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, लेकिन मैंने कब कहा कि तुम्हें वहां रहने के लिए कंस्ट्रक्शन करवाना है?
वहां पर कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने वाली। तो सेक्रेटरी रजत पूछ पड़ता है, लेकिन अगर रहने के लिए कोई हाउसिंग सोसाइटी नहीं बनने वाली तो वहां पर बनाना क्या है, और हमें वह जमीन क्यों खरीदनी है? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, पूरे सिटी के लेआउट में देखो, मेजली हर जगह पर हमारी रेलवे लाइन निकलती है। आम पब्लिक के लिए ये रेलवे लाइन बहुत मामूली है और तकरीबन 28 स्टेशन है पूरे सिटी में। यह मेगा सिटी है, लेकिन कोई भी रेलवे लाइन सभी राज्यों को जोड़कर नहीं चलती है। और पिछले कुछ वक्त से सिटी गवर्नर और देश के रेलवे मिनिस्टर हर जगह पर जुड़ने वाली एक रेलवे लाइन का निर्माण करने का आयोजन बना रहे हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस जंगल के पीछे वाले एरिया में इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन बनने वाला है, क्योंकि यह सबसे बेहतरीन लोकेशन है उस रेलवे स्टेशन के लिए। सिटी से थोड़ा दूर और किसी भी जगह को डैमेज नहीं करती। और अगर वह रेलवे लाइन वहां से निकली, इसका मतलब उसके आसपास की जमीन सोने से भी ज्यादा महंगी हो जाएगी। हालांकि अभी तक उस रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट बाहर नहीं आया, लेकिन अगले कुछ महीनों में वह बाहर आ जाएगा। लेकिन अभी हमारे पास मौका है उन सभी लोगों को खरीदने की पहले उन जमीन को सस्ते दाम में खरीदने के लिए। और वैसे भी अगर एक बार वो प्रोजेक्ट पास हो गया तो गवर्नमेंट उन जमीनों के बेचने की जगह पर लीज पर देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इसीलिए अभी वक्त है उसे खरीद लो और वहां पर कुछ होटल कंस्ट्रक्शन, कुछ मिनी रेसिडेंशियल एरिया बनाओ और एक मेगा रेस्टोरेंट, एक मेगा मॉल, और वहां आम पब्लिक के लिए भी रेसिडेंशियल के लिए छोटा एरिया छोड़ देना। दूसरी साइड उस जंगल एरिया में हम एक ट्री हाउस पार्क बनाएंगे, जिसकी वजह से वहां का एक भी पेड़ कटेगा नहीं और वहां की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहां पर आकर्षित होंगे और हमारा दूसरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। और सबसे बड़ी बात, वह पूरी जगह हम खुद खरीद रहे हैं, वह भी इतनी सस्ती, और हम जंगल को किसी भी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे। इसका मतलब गवर्नमेंट भी हमारे हर प्रोजेक्ट को बिना किसी सवाल के अप्रूव कर देगी और हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और एक प्रॉफिटेबल डील हमारे हाथ आ जाएगी और इसमें हमें ज़्यादा वक्त पैसे रोकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं अनाया का पूरा एक्सप्लेन सुनकर वहां बैठे दोनों लोगों की आंखें बड़ी हो गई है। हालांकि हर्षवर्धन तो हल्का सा ही चौंका था, लेकिन सेक्रेटरी रजत की आंखें तो बाहर आने को थी। उसका मुंह तो हल्का सा खुला रह गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी मैडम जो कुछ शब्द सुनने के बाद ही इतना बड़ा डिसीजन और इतना बड़ा प्लानिंग कर सकती है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल रेलवे मिनिस्टर की इतनी गोपनीय जानकारी भी उसके पास हो सकती है कि कहाँ कहाँ रेलवे लाइन निकलेगी और कहाँ कहाँ कौन कौन सा बदलाव सिटी में होने वाला है। ये सब कुछ सोचकर ही रजत का सिर चकरा रहा था। उससे तो आज तक लगता था कि उसका बॉस ही बिजनेस की दुनिया में महान खिलाड़ी है, लेकिन उसकी लेडी बॉस तो उसके बॉस से भी आगे थी। ऐसा नहीं था कि ऐसी खुफिया जानकारी हर्षवर्धन के पास नहीं हो सकती थी। वैसे भी हर्षवर्धन ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंग का हिस्सा रहता था, क्योंकि उसके जितने भी बिजनेस स्किल किसी के पास नहीं थी और वो बहुत अच्छे से जानता था कि कौन सा बिजनेस कहाँ करना चाहिए। क्या हर्षवर्धन को अपनी बीवी पर शक होगा और क्या इस जानकारी को जानकर हर्षवर्धन को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से सेक्रेटरी रजत अनाया का प्लान सुनकर चौंक गया था और वह उसे अनमाया करते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ उसके लिए लेडी बॉस जीनियस डॉक्टर एना है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, वरना वो लेजेंडरी बिजनेस वूमेन होती तो दुनिया में और किसी के पास कोई चांस नहीं होता। सारा बिजनेस वही खा जाती है, क्योंकि उनके प्लान बहुत ज़्यादा सटीक और एडवांस थे। बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट ही प्रॉफिट था। अभी रजत यह सोच रहा था, तभी हर्षवर्धन उसे डांटते हुए बोला, तुमने सुना नहीं? तुम्हारी लेडी बॉस क्या कह रही है? जो इस प्लान पर अमल करो और इस बारे में बाहर ज़्यादातर पता नहीं चलना चाहिए। उन लोगों को अभी तक खुश होने दो कि उन लोगों ने साउथ ईस्ट की ज़मीन खरीद ली। ये सुनकर सेक्रेटरी रजत होश में आया और सिर झुकाकर बोला, जी बॉस, अभी मैं जाता हूँ। अभी वह आगे चलता उससे पहले ही अनाया गंभीर आवाज में बोली, रुको रजत। तो रजत वापस रुक जाता है। वह सोच रहा था, अब क्या उसकी बॉस और एक बॉम्ब उसके ऊपर फोड़ने वाली है। अनाया उसे देखते हुए बोली, उस गवर्नर को तब तक ही छोड़ना जब तक ये सारी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए और उन लोगों की साउथ ईस्ट की जमीन पर कंस्ट्रक्शन शुरू न हो जाए। उसके बाद उस गवर्नर को पता चलना चाहिए कि हर्षवर्धन रावत को धोखा देने का अंजाम क्या होता है। उसकी पोस्ट छीन लो
और सारी पावर ऐसे इंसान को दे दो जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता हो। वही यह सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। सच में उसकी बीवी दुश्मनी निभाने में कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। उसके जैसा दिमाग हर्षवर्धन नहीं चला सकता था। उसके हिसाब से तो लोगों को रास्ते से हटा देना ही काफी था, लेकिन उसकी बीवी दुश्मन को दिल दिमाग से खत्म कर देती थी। उसकी जान छीनना तो बहुत मामूली था, लेकिन अपनी जगह पर अपने सबसे बड़े दुश्मन को बैठा देखना अपनी मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। अभी हर्ष कुछ बोलता उससे पहले ही अनाया आगे बोली, और हाँ, इस बारे में चाचा जी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस जमीन में कोई प्रॉब्लम है। जब तक वहां पर पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं हो जाता तब तक इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वह जमीन अंदर से भेज वाली है। एक बार कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए और वह लोग बिजनेस करने के लिए उसे एरिया को ओपन करें, तभी हर जगह ये न्यूज़ फैला देना कि जमीन में क्या प्रॉब्लम है और वहां पर रहना या फिर वहां पर बनने वाले किसी भी गेमिंग जोन या फिर वाटर पार्क में जाना कितना खतरनाक है। तब तक सारे प्रूफ तुम इकट्ठा कर लेना। वह जगह बिजनेस के लिए खुलीनी नहीं चाहिए। वही अपनी लेडी बॉस की बात सुनकर सेक्रेटरी रजत को अच्छा लगा। वह खुश हो रहा था कि उसकी लेडी बॉस बहुत अच्छे से दुश्मनी निभाती है। वह मुस्कुराते हुए बोला, जी लेडी बॉस, हो जाएगा। इतना बोलकर वह वहां से चला गया। वही अपनी बीवी की बात सुनकर हर्षवर्धन को हंसी ही आ गई, और वह हर्षवर्धन जो हर वक्त निर्मोही और सख्त भाव लेकर बैठा रहता था, वह हल्का सा हंसते हुए अपनी बीवी को एक झटके से अपनी गोद में खींच लेता है और उसे अपनी बाहों में करते हुए बोला, बीवी, इस तरह से तो तुम उन लोगों की कमर ही तोड़ दोगी। तुम उनसे कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाने के बाद उनसे वापस कमाने की बारी आएगी तो तुम उनके बिजनेस बंद करवा दोगे। ये सुनकर अनाया उसके गले में अपनी बाहर डालते हुए उसके होठों पर किस करके बोली, वह तो उन लोगों को तब सोचना चाहिए था जब उसने मेरे हस्बैंड को परेशान करने के बारे में सोचा। अगर उन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया होता तो शायद मैं इतना बुरा नहीं करती और वक्त रहते उन्हें जमीन की सच्चाई बता देती, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे कम किया। तुम्हें परेशानी में डालने के लिए उन लोगों ने ये सब कुछ किया, तो इसका खमियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे भी पिछले कुछ वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है कि वह लोग कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा। हर्षवर्धन भी अपनी बीवी की बात समझ रहा था, क्योंकि पिछली बार जब उन लोगों ने हर्षवर्धन पर अटैक करवाया था, उसके बाद से वह लोग शांत हो गए थे और वो अपने सौतेले चाचा और उसके परिवार को जानता था। वह लोग लालची भेड़िए से भी गए गुजरे हैं। उनकी भूख पैसों को लेकर कभी खत्म ही नहीं होने वाली थी, चाहे हर्षवर्धन उसे अपनी पूरी जायदाद ही क्यों ना दे दे। आखिर में वह उसे उसकी जान मांग लेते, ये कहकर कि यह तुम्हारा कर्ज, हमें अपनी जान दे दो। ये सब कुछ याद करके हर्षवर्धन के चेहरे पर हल्की सी चीड़ आ गई। हालांकि उन लोगों से हर्षवर्धन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन उनकी वजह से ही उसके मॉम डैड आज उससे दूर थे। अनाया गहरी सांस लेकर उसके सर को हल्का सा सहलाते हुए बोली, रिलैक्स हो जाओ हब्बी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंजीत कुमार की पार्टी में मिलिट्री कमांडर मंजीत कुमार ने आज अपने घर एक पार्टी रखी थी ताकि वो अपने बेटे अशोक कुमार की जीत का जश्न रख सके। उसने हथियारों से भरी सीप को नष्ट कर दिया था और देश की सुरक्षा की थी, जिसकी वजह से हर जगह अशोक की तारीफ हो रही थी और हर कोई उसे महान समझ रहा था। मंजीत कुमार भी अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही महान दिखा रहे थे और उन्होंने ये पार्टी रखी थी जिसमें उन्होंने सभी मिलिट्री ऑफिसर को बुलाया था। यहाँ पर काफी हाई रैंक ऑफिसर भी आए थे जो मंजीत कुमार को बधाइयां दे रहे थे उनके बेटे की कामयाबी के लिए। मंजीत कुमार भी खुशी खुशी अपने बेटे की बधाई दे रहा था। कई सारे ऑफिसर्स भी अपनी बीवी के साथ आए थे। पार्टी का माहौल काफी खुशनुमा था। तभी वहां पर हर्षद जिंदल और आकाश जिंदल भी आए। हर्षद अपनी बीवी रेशम के साथ आया हुआ था। वैसे तो वह यहाँ आना नहीं चाहता था, लेकिन वह मंजीत कुमार की बेइज्जती भी नहीं कर सकता था। उनके इनविटेशन को ठुकरा कर जैसे ही वह लोग पार्टी में आए, पार्टी में हर किसी की नजरें उन पर टिक गई, क्योंकि रेशमा ने आज काफी अच्छी बॉर्डर वाली प्लेन ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी। स्लीवलेस ब्लाउज, डायमंड के गहने, हाई हील्स और कमर के ऊपर तक के ओपन हेयर जिसमें बहुत अच्छा ब्रोच लगाया हुआ था, माथे में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। आज वह कयामत ढा रही थी। सिंपलिसिटी के साथ साथ एलिगेंस का वह परफेक्ट एग्जाम्पल लग रही थी। हर किसी की नजदीक उस पर टिकी हुई थी। लड़के जहां उसे प्यार भरी नजरों से देख रहे थे,
तो लड़कियां उसे जलन भरी नजरों से देख रही थी। वही हर्षद जिंदल जी से अब तक अपनी बीवी की खूबसूरती पर प्यार आ रहा था। वह अब तक जलभून कर राख हो चुका था। उसने तुरंत रेशम की कमर में हाथ डालकर उसे अपने नजदीक कर लिया, ताकि हर किसी को पता चले कि जिनकी वो ताड़ रहे हैं वह हर्षद जिंदल की बीवी है। रेशमा को भी सबकी नजरों से असहज महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे लोगों का सामना करना पसंद नहीं था, लेकिन ऐसी छुई मुई लड़की बनकर वह लोगों के सामने कभी नहीं जाती थी। हर बार वह अनाया के साथ उसकी सेक्रेटरी बनाकर या फिर उसकी गार्ड बनकर जाती थी, और जिसमें वह बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर दिखती थी। लेकिन आज हर कोई उसे अपने हस्बैंड के साथ उसकी बीवी की तरह देख रहा था, जिसकी वजह से हर किसी की नज़रों में अलग अलग भाव थे, और यह रेशमा को अच्छा नहीं लग रहा था। हर्षद भी शांति से आगे बढ़ा, सबको घूरते हुए। उन्हें वहां देखकर अशोक कुमार आगे आते हुए घमंड के साथ बोल, क्या बात है कमांडर हर्षद, आपकी वाइफ तो बहुत खूबसूरत है। इतना बोलकर उसने अपनी लस्त भरी नजरें रेशमा के ऊपर से नीचे तक देखने में डाली। रेशमा को उसकी नजरों की घिन साफ साफ महसूस हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। अगर यह हर्षद के लिए जरूरी पार्टी नहीं होती, और अगर वह हर्षद के साथ नहीं आई होती, तो अब तक वह अशोक कुमार का मुंह तोड़ चुकी होती। उसे ऐसे घिन भरी नजरों से सख्त नफरत थी। वहां पर हर्षद भी था, जिसकी आंखों में खून उतर आया था। क्या हर्षद अपनी बीवी पर नजरें डालने वाले को सबक सिखाएगा? और क्या इस पार्टी में आगे क्या तमाशा होगा? और क्या अनाया के दुश्मन आगे क्या प्लानिंग करेंगे? अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षद जिंदल अशोक कुमार की सक्सेस पार्टी में जाता है, और अशोक कुमार हर्षद जिंदल की बीवी रेशमा को काफी घिन भरी नजरों से देखता है, जिसकी वजह से हर्षद गुस्से में अशोक को घूरते हुए बोला, लगता है ऑफिसर अशोक को और कोई काम नहीं है। वही उसकी बात सुनकर अशोक कुमार भी डर गया, क्योंकि उसे हर्षद जिंदल के गुस्से का अंदाजा था। हालांकि वह हर्षद से ना डरने का दावा करता था, और ऐसा दिखता था जैसे हर्षद जिंदल उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन वह दिल ही दिल जानता था कि हर्षद जिंदल से वह बहुत ज्यादा खौफ खाता था, क्योंकि उसने हर्षद जिंदल की क्रूरता अपनी आंखों से देखी थी। कुछ साल पहले एक ट्रेनिंग के दौरान अशोक कुमार एक मिशन के लिए जंगली एरिया में गए थे, और जहां पर उन लोगों को नक्सलियों ने घेर लिया था और बंदी बना लिया था। उन्हें बचाने के लिए हर्षद जिंदल की खुफिया कमांडर टीम को भेजा गया था, और वहां उसने देखा था कि किस तरह से हर्षद जिंदल नक्सलियों को किसी गाजर मूल की तरह काट रहा था। उस वक्त उसकी आंखों में एक दरिंदगी थी। तब से ही अशोक कुमार के दिल में हर्षद जिंदल के लिए एक खौफ का मंजर बैठ चुका था। हालांकि अशोक कुमार खुद को मजबूत दिखाते हुए हर्षद जिंदल से बोला, मेरी नज़र तो बिल्कुल सही है। इतनी खूबसूरत हसीना को मिलने के लिए मेरी नज़रें बेताब रहती है। इतना बोलकर वह अपना हाथ आगे बढ़ता है और काफी अजीब घिनौनी आवाज में बोला, मैं आई। वही उसकी हरकत देखकर रेशम की आंखें छोटी हो गई। रेशमा भी उसे घूरते हुए अपने हाथ जोड़कर बोली, मैं हूँ मिसेज हर्षद जिंदल, आपसे मिलकर अच्छा हुआ। वही रेशम की हरकत से अशोक कुमार को अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई, क्योंकि साफ साफ रेशमा ने उसके चेहरे पर तमाचा मारा था, ये कहकर कि वह हर्षद की वाइफ है। वही अपनी बीवी का यह अंदाज उसे पसंद आया। तभी एक मिलिट्री कमांडर जो जिंदल परिवार से जलता था, वह आगे आते हुए बोला, क्या बात है अशोक, इस बार तो तुमने बाजी ही मार ली। लगता है जिंदल परिवार के बच्चों में वह बात नहीं रही जो उनकी पुरानी पीढ़ी में थी। फिर वह हर्षद और आकाश को देखकर हंसते हुए बोला, माफ करना ऑफिसर, लेकिन ये सच है, तुम्हारे चाचा और दादा में बहुत ज्यादा काबिलियत थी, तुम तो उनसे कई पीछे हो। वह साफ साफ हर्षद और आकाश की बेइज्जती कर रहे थे, लेकिन वह लोग कुछ बोलते नहीं हैं। कुछ और लोग भी आगे आए, और उनकी बातों में भी आकाश और हर्षद के लिए घटिया भाव थे। आज तक हर कोई हर्षद जिंदल को सम्मान की नजरों से देखता था, लेकिन पिछले मिशन में मंजीत कुमार की वजह से हर कोई हर्षद को नीचा दिखा रहा था। हालांकि वह मुंह पर कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी हर बात घुमा फिरा कर हर्षद की नाकामयाबी पर ही थी, और यह चीज रेशमा को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रेशमा बातें नहीं कर रही थी, ना ही जता रही थी, लेकिन वह दिल ही दिल अब हर्षद को पसंद करने लगी थी। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन वह मजबूर थी। वह यहाँ पर हाथापाई नहीं कर सकती थी, वरना अगर उसका बस चलता तो वह भी एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ देती। ऊपर से यहाँ आने से पहले उसने यहाँ के लोगों की इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाली थी। ये रेशम की पुरानी आदत थी, जब भी अनाया किसी मीटिंग में जाती
या फिर किसी सर्जरी के लिए जाती तो वो उस इलाके की पूरी डिटेल निकाल लेती, यहाँ तक कि वहाँ रहने वाले लोग और जो भी अनाया से मिलने वाले थे उन सभी शख्सियत की जन्म कुंडली निकाल लेती थी। उनके छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़ा काम की जानकारी रेशमा पता लगाती थी। लेकिन आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। एक तो उसे यहाँ पर किसी की सुरक्षा नहीं करनी थी, ऊपर से उसे नहीं लगा था कि यहाँ पर कोई खतरा होगा या फिर यहाँ पर कोई ऐसी साजिश होगी। वह तो बस यहाँ पर खुशी खुशी अपने पति के साथ किसी पार्टी में आई थी। ऊपर से वह दिन में थोड़ी सी खुश थी क्योंकि यह उसके पति के साथ उसकी पहली पार्टी थी, जहाँ पर वह लोगों के सामने मिसेज रेशमा हर्षद जिंदल की तरह मिलने वाली थी। तो उसने इन सभी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब उसे गुस्सा आ रहा था। वह हर किसी की नज़रों से खुद को बचाते हुए थोड़ी सी पीछे हट गई। वही हर्षद के आसपास अभी भी यही सारी बातें हो रही थी। वही रेशमा भी इसी वजह से ही पीछे गई। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाल लिया। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि इस चीज़ का सबसे अच्छा सॉल्यूशन उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बॉस अनाया के पास ही होगा। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि अनाया की काबिलियत क्या है। उसको अनाया ने ट्रेन किया था। उसे पता था कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ लोगों की कमजोरी पर वार करना है और लोगों से किस तरह से बात करनी है कि वह अपनी ही बातों में फंस जाए और बातों ही बातों में उनकी इतनी बेइज्जती हो जाए कि वह किसी के सामने अपना चेहरा तक न दिखा पाए। इसीलिए वह तुरंत अनाया को फ़ोन करती है। अनाया जो अभी भी अपने घर की बालकनी में बैठकर आसमान को देख रही थी और आसमान को खूबसूरती निहाल रही थी और चांद को देखते हुए ही खुद से ही बातें कर रही थी। वह रेशम का फ़ोन देखकर तुरंत उठाते हुए बोली, क्या हुआ मेरी भाभी को? आज मेरी याद कैसे आ गई? वही उसके मुंह से भाभी सुनकर पहले तो रेशमा थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर अनाया थोड़ी सीरियस हो गई और वह हर्षवर्धन जो उसके पास बैठे हुए उसे फ्रूट खिला रहा था, उसके हाथ से फ्रूट लेकर वापस हर्षवर्धन को खिलाते हुए गंभीर आवाज में फ़ोन में बोली, तारांकन बात क्या है? तुम्हें मेरी मदद चाहिए। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ तुम हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काबिल हो, तो इतनी सीरियस कैसे हो गई कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तो रेशमा परेशान होकर वह सारी सिचुएशन अनाया को बता देती है जो अभी अभी वहाँ हुई थी और उसकी पूरी बात सुनकर अनाया भी समझ गई कि सिचुएशन काफ़ी गंभीर है। बस रेशमा वहाँ कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि वह हर्षद की बीवी है, ऊपर से वह बिना तैयारी के गई थी। तभी उसकी पूरी बात सुनकर अनाया को अपने पिछले जन्म की यादों से कुछ याद आता है कि यह तो वही वक्त है जिस वक्त कई सारे बम ब्लास्ट हुए थे और आतंकवादी हमले हुए थे और इस बीच ये भी खुलासा हुआ था कि मिलिट्री ऑफिसर उसको बेवकूफ़ बनाकर यह सारा काम हुआ था और इन अंत तक ये हमला में कुछ अंदरूनी मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल थे, जिसकी वजह से मिलिट्री कमांडर को गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची थी और जो शिप उन लोगों ने बर्बाद की है उनमें कोई असली हथियार नहीं थे, वह बस नकली हथियार थे मिलिट्री ऑफिसर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सब कुछ याद आते ही अनाया के चेहरे के भाव बदल गए और थोड़ी परेशान आवाज में रेशमा से बोली, रेशम के लिए वही मिलिट्री शिपमेंट है जिस समुद्र में ब्लास्ट करके खत्म कर दिया गया था, यहाँ तक कि उनके साथ साथ कई सारे आतंकवादियों को भी मार दिया गया था। ये सुनकर रेशमा भी गंभीर आवाज में बोली, हाँ बिल्कुल वही है। मैंने इस बारे में हर्षद के मुंह से सुना था, लेकिन इन सब में हर्षद को कुछ गलत महसूस हो रहा है, इसीलिए उन्होंने यह मिशन नहीं लिया था। उन्हें अभी भी इस बारे में जांच करनी थी, लेकिन दूसरे कमांडर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनकी बातें सुनी थी, वह आकाश से यह सारी बातें कर रहे थे। वही यह सब कुछ सुनकर अनाया गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह रेशमा से कुछ बातें बताती है। वही अनाया की सारी बातें सुनकर रेशम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। वह हंसते हुए बोली, यू आर द बेस्ट अनाया, तुम्हारे सॉल्यूशन हर बार की तरह धमाकेदार थे, लेकिन इन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में तुम कैसे पता है? तो अनाया गहरी सांस लेकर बोली, तुम आम खाओ गुठलियों क्यों गिन रहे हो? जितना कहा है उतना करो और अब फ़ोन रखो, मैं बिजी हूँ। इतना बोलकर वह फ़ोन काट देती है और उसके बाद किसी गहरी सोच में डूब जाती है। क्या सोच रही है हमारी हीरोइन? और क्या अनाया बचा पाएगी लाखों लोगों की जान? क्या खुलेगा अनाया के कई राज? हर्षवर्धन के घर। अब तक आप लोगों ने सुना कि रेशमा फ़ोन करके अनाया को वह सारी सिचुएशन बता देती है।
जो कुछ भी पार्टी में हुआ था, क्योंकि उस पार्टी के लोगों की बकवास बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह हर बात में हर्षद जिंदल को नीचे दिखा रहे थे और आकाश को शर्मिंदा कर रहे थे। हालांकि वह लोग जवाब तो दे रहे थे, लेकिन इस चीज का उन लोगों पर कोई ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वही अनाया सब कुछ सुनकर उसे अपने पिछले जन्म की कुछ यादें याद आती है और वह रेशमा को कुछ सॉल्यूशन देती है। उसके बाद अपने पति के कंधे पर से टिकट हुए आसमान को देखने लगती है। इस वक्त वह किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, एकदम गहरी समुद्र से भी ज्यादा, जैसे कोई पढ़ा नहीं सकता। वही अपनी बीवी को इतनी गहरी सोच में देख हर्षवर्धन भी थोड़ा सीरियस हो गया। वह अपनी बीवी को फ्रूट खिलाते हुए बोला, वैसे बीवी तुम सीरियस क्यों हो? तो अनाया के पास की बास्केट से फ्रूट की एक स्लाइस उठाते हुए अनाया को खिलाकर बोला, बात क्या बीवी, साफ साफ बताए। अनाया खाली नजरों से ऊपर देखते हुए बोलो, एक तबाही आने वाली है देश में और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरुआत कहाँ से करूं उसे रोकने के लिए। ये सुनकर हर्षवर्धन भी गंभीर आवाज में बोला, बीवी साफ साफ बताओ बात क्या है। तो अनाया उसे देखते हुए बोली, देश पर बहुत बड़ा आतंकी हमला होने वाला है और मैं यही सोच रही हूँ कि मैं इन सब को कैसे रोकूं। ये सुनकर हर्षवर्धन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन बीवी तुम्हें इस बारे में कैसे पता? मुझे पता चला था कि जो हमला होने वाला था वह सारे हथियार मिलिट्री ऑफिसर्स पहले ही तबाह कर चुके हैं। उनके साथ साथ उन्होंने आतंकवादियों को भी मार दिया है। ये सुनकर अनाया हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, वह सिर्फ बस एक चाल थी मिलिट्री ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाने के लिए, और इनमें एक मिलिट्री ऑफिसर्स भी उन लोगों का साथ दे रहा है और मिलिट्री हेडक्वार्टर की इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा रहा है। इसीलिए ये सब कुछ इतना आसानी से हो गया और सभी मिलिट्री ऑफिस बेवकूफ बन गए। लेकिन अशोक भाई को अभी भी इसमें कुछ शक है। वही अपनी बीवी की बात सुनकर हर्षवर्धन भी एक पल के लिए परेशान हो गया। उसे ये तो नहीं पता था कि उसकी बीवी की सोर्स क्या है, वह इंफॉर्मेशन कैसे निकलती है, या फिर उसके पास इतनी कॉन्फिडेंशियल और इतनी खतरनाक न्यूज़ कैसे है। सबसे पहले आ जाती है जैसे वह कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही हो। ऑफिस में भी कुछ दिन पहले यही हुआ था। उसने पहले ही बता दिया था कि जो जमीन हर्षवर्धन खरीद रहा है वह बेकार है। उसकी जगह पर वह जंगल वाली जमीन खरीद ली और वहां पर गवर्नमेंट के फ्यूचर प्लान भी कौन से थे वह अनाया ने प्रेडिक्ट कर लिया था। कभी कभार तो उसे लगता था कि उसकी बीवी जिसे कोई जादुई जिन है जिसके पास हर प्रश्न का उत्तर है, या फिर वह फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। वह अनाया को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, लेकिन बच्चे अगर यह सच है तो देश पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। ये बस तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इतनी बड़ी टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग देश को अंदर से खोखला कर सकती है। ये सुनकर अनाया गहरी सांस लेती है और मन ही मन बोली, कर सकती नहीं है, पिछले जन्म में कर भी दिया था। पिछले जन्म में उसे आज भी याद है कि उसे टेररिस्ट अटैक के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था काफी हद तक हिल चुकी थी। यहाँ तक कि पॉलिटिशियन आपस में लड़ने में बिजी थे और देश की आर्थिक व्यवस्था नीचे गिर रही थी। लोग कई जगह पर तो भूख से मर रहे थे। यहाँ तक कि मेडिकल क्रांति में भी काफी गिरावट आई थी और बाहर से दवाएं और मदद इकट्ठा करना काफी महंगा पड़ रहा था, जिसकी वजह से दूसरे देशों ने भारत पर नजर गड़ा ली थी ताकि वह आर्थिक रूप पर इस पर कब्जा कर सके और इसके बदले कोई भी मांग पूरी कर सके। ये सब कुछ याद करके अनाया थोड़ी परेशान हो रही थी। अगर बात उसके अकेले की थी या फिर उसके अकेले की सेफ्टी की तो उसे परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ बात करोड़ों लोगों की थी और पूरे देश की सेफ्टी की थी। वह हर्षवर्धन की ओर देखकर गहरी आवाज में बोली, हर्ष जाने कुछ भी करके ये तबाही रोकनी ही होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो पूरा देश नीचे आ जाएगा। अर्थव्यवस्था से लेकर आर्थिक मामले में हमारे देश की तरक्की नीचे आ जाएगी और शायद ये हम अफोर्ड ना कर पाए। इसमें काफी जान हानि भी होगी और देश का युवा वर्ग इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। वहीं अनाया की पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन भी मामले की गंभीरता समझ चुका था। यह कोई छोटा मोटा टेररिस्ट अटैक नहीं है, ये पूरे देश को हिलाने की प्लानिंग है। हर्षवर्धन भले ही अंडरवर्ल्ड किंग था, लेकिन वो देश की सुरक्षा को कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता था। यहाँ तक कि हाई ऑफिसर्स और मिलिट्री फोर्स भी हर्षवर्धन से पूछकर ही कई बार फेस लेते थे। यहाँ तक कि राजकीय फैसला भी उसके हिसाब से ही होते थे, क्योंकि हर्षवर्धन हमेशा ही पीछे से देश का बैकबोन बंद कर रहा है।
कोई यह नहीं जानता कि हर्षवर्धन इंटरनेशनल बिजनेस टाइकून ही नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा से लेकर राजकीय व्यवस्था तक सभी वही चलाता था। अंडरवर्ल्ड किंग भी वो सिर्फ इसीलिए बना था ताकि वह खुद की और अपने देश की सुरक्षा कर सके। वह उसे काली दुनिया का बेताज बादशाह होने के बाद भी कुछ सख्त नियमों का पालन करता था, और यह नियम वह सभी लोग भी मानते थे जो उसके नीचे काम करते थे। हर्षवर्धन गहरी सांस लेकर अपने सेक्रेटरी को फोन करते हुए बोला, मेरे लिए किसी चीज की तहकीकात करो। इतना बोलकर वह उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता है। उसके बाद वह अनाया की ओर देखकर गंभीर आवाज में बोला, बीवी, अगर तुमने जो कहा वह सच है तो हमें इमरजेंसी बैठक बुलाने की जरूरत है, क्योंकि हम इन सबको इतनी इजीली नहीं ले सकते। वही उसकी बात सुनकर अनाया घने अंधेरे को देखते हुए हर्षवर्धन की कमर पर अपने हाथ लपेटकर उसके सीने की धड़कन सुनते हुए बोली, जितना दिख रहा है उतना आसान नहीं है हर्ष, सब कुछ अंधेरे में छुपा हुआ है। अगर हमने कोई हरकत की या फिर किसी भी फोर्स को इन्फॉर्म किया और उन लोगों ने भी कोई हरकत की तो शायद वह लोग सतर्क हो जाए और हम उजाले में आ जाएंगे। जो भी करना है हमें भी अंधेरे में छुपकर ही करना होगा। वही अपनी बीवी की इतनी डीप मीनिंग बातें सुनकर हर्षवर्धन उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसके माथे पर किस करके बोला, फिर भी तुम सच में जीनियस हो। कभी कभार तो लगता है तुम मानवता की भलाई के लिए ही इस दुनिया में आए हो, या फिर कह सकता हूँ सिर्फ मेरे लिए आए हो। इतना बोलकर वापस उसके होठों पर एक लंबी किस कर देता है। वही उसकी बात सुनकर और उसकी हरकत देखकर अनाया के चेहरे पर हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे अपनी पिछले जन्म की यादें याद आती है जिसमें वह अपनी जिंदगी की कुछ आखिरी सांसें गिन रही थी और वह माँ बेटी की कैद में थी। तब उसकी सौतेली बहन जानवी उसे नीचा दिखाने के लिए कहती थी कि तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि मैं तुम्हें बर्बाद कर सकूं, और उसकी सौतेली माँ भी यही कह रही थी कि तुम इस धरती पर बोझ हो, अगर तुम पैदा ही नहीं होती तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तुम्हारी पैदाइश ही गलत है, तुम्हें तो अपनी माँ की कोख में ही मर जाना चाहिए था। वह इसी तरह की कई सारी बातें अनाया को सुनाते थे, और आज का दिन था जब उसका पति उसकी जिंदगी का सबसे अहम इंसान उसे बता रहा था कि वह सिर्फ उसके लिए इस दुनिया में आए हैं। आज उसके दिल में जो पुराना जख्म था वह धीमे धीमे करके भर रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपना पिछला जन्म गलत इंसानों पर वेस्ट कर दिया था और गलत लोगों की बातें सुनकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही कमजोर बना लिया था। काश वह पिछले जन्म में भी अपने प्यार अपने हब्बी हर्षवर्धन से मिली होती, तो शायद वह जन्म भी उसका इतना दर्दनाक नहीं गुजरा होता है। यही सब कुछ सोचकर वह हर्षवर्धन को और जोर से कस लेती है, जैसे अगर उसने छोड़ दिया तो हर्षवर्धन उसके सामने से गायब हो जाएगा। क्या हर्षवर्धन उसकी बीवी के मन की बातें समझ पाएगा, और क्या हर्षवर्धन और अनाया बचा पाएंगे अपने देश को। कुमार की पार्टी में दिस और पार्टी में हर्षद जिंदल अभी भी उन सभी ऑफिसर से घिरा हुआ था। तभी मंजीत कुमार आगे आते हुए हर्षद को देखकर बोले, वैसे कमांडर हर्षद, इस बार आपका अंदाज बिल्कुल गलत था। इस बार मेरे बेटे ने बाजी मार ली, हम बिल्कुल सही थे। हमने बस एक ही झटके में वह आतंकवादी हमला विफल कर दिया। लगता है आपका खुफिया नेटवर्क अब इतना काबिल नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। तो उनका बेटा अशोक कुमार भी बोल पड़ा, डेट आप सही कह रही है। जिंदल परिवार के पास अब वो पावर नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। अब वो कमजोर ऑफिसर मेरे जैसे नए ऑफिसर का सामने नहीं कर सकते। हमारे अंदर गर्म और जवान खून है। वही अशोक कुमार की बातें सुनकर हर्षद की मुठियां गुस्से से कस चुकी थी। आकाश तो उसे बस मुक्का मारने के लिए तैयारी कर रहा था। तभी उन लोगों के कामों में धीमी मगर गंभीर आवाज आई, वह तो वक्त ही बताएगा कि किसके पास कितनी पावर है। कुछ झूठ ख्वाब बनकर आप लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि आप ही देश की सुरक्षा कर रहे हैं। ये सुनकर हर किसी की नजरें उस आवाज की ओर चली गई, तो यह कोई और नहीं रेशमा थी जो अपनी एलिगेंस अंदाज में चलते हुए आगे आ रही थी। वह तुरंत हर्षद के पास गई और उसके हाथ को थामते हुए उन सभी के ऊपर तीखी नजर डालकर बोली, और रही बात जिंदल परिवार की पावर की, तो पावर बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं मिलती, इसके लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। ये सुनकर वहां खड़े ऑफिसर्स को गुस्सा आया। कुछ ऑफिसर ऐसे भी थे जिन्हें रेशम का यह अंदाज पसंद आ रहा था। वह लोग हर्षद और आकाश को किसी आइडियल की तरह देखते थे। उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यह लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वह जूनियर थे और बीच में कुछ बोल नहीं सकते थे।
तभी मंजीत कुमार थोड़ी नाराज आवाज में बोला, ए लड़की, जबान संभल के बात करो। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने खड़ी हो। अभी वह आगे कुछ और बोलते, उससे पहले ही रेशमा अपनी खतरनाक नजरी से उन्हें देखने लगती और गंभीर मगर धीमी आवाज में बोली, मिसेज जिंदल, आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं। और वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से यहाँ खड़े लोगों की बकवास सुन रही हूँ, जैसे कुछ नकली हथियारों से भरे जहाज को बम से उड़ाने के बाद आप लोग इतनी हवा में उड़ रहे हो। और वैसे भी वो तो कोई बच्चा भी कर देता। उसमें आप लोगों ने कौन सा वहाँ काम किया है? आपने किसी नकली मिशन के लिए मिलिट्री जनरल रैंक की 2 टीम का इस्तेमाल किया, ऊपर से हाईटेक मिसाइल का इस्तेमाल किया। वो सब के सब वेस्ट चले गए और फिर भी आप यहाँ आकर मेरे हस्बैंड को नीचा दिखा रहे हैं। वही रेशम की पूरी बात सुनकर आसपास में सन्नाटा छा गया। सबसे ज्यादा अगर कोई चौंक हुआ था तो वो था हर्षद और आकाश, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि सच में रेशमा कुछ ऐसा बोलेगी। कुछ ऑफिसर तो अविश्वास से रेशमा को घूरने लगे। उनमें से एक बड़ बोला ऑफिसर बोल पड़ा, आपको कैसे पता मिसेज जिंदल की वो हथियार नकली थे? वही सवाल वहां खड़े हर किसी की नजरों में था और वह सभी लोग यही जवाब जानना चाहते थे। तो हर्षद जिंदल भी रेशम के हाथ को हल्का सा दबा दिया, जैसे पूछना चाहते हो बीवी की सच है। तो रेशमा बिना किसी इमोशन के उसे ऑफिसर की ओर देखकर बोली, क्या आप लोगों को मैं कोई बेवकूफ नजर आता हूँ जो बिना वजह इस तरह की बातें करूंगी? वही रेशम की बात सुनकर वापस भीड़ में बातें बनने लगी। अब हर कोई मंजीत कुमार को नीची नजरों से देख रहे थे, खास करके अशोक कुमार, जो कब से फुदक रहा था और खुद को एक बेहतरीन मिलिट्री ऑफिसर बता रहा था। उसका तो सबके सामने मजाक बन चुका था। मंजीत कुमार से रहा नहीं गया तो वो गुस्से में बोल पड़े, मिसेज जिंदल, ये कोई मजाक की बात नहीं है। आपकी बातों से हमारी इंसल्ट हो रही है। ऊपर से एक मिलिट्री जनरल को इस तरह से नीचे दिखाने का आपको कोई हक नहीं है। और वैसे भी आपकी सारी बातें, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। आप बस अपने पति को अच्छा दिखाना चाहती है और हमें नीचे दिखाना चाहती है, इसीलिए इस तरह की बकवास कर रही है। ये सुनकर रेशम की आंखें छोटी हो गई। अब तो हर्षद और आकाश को भी गुस्सा रहा था। वह भी गुस्से से मंजीत कुमार को घूर रहे थे। जाहिर सी बात है वह लोग अपनी बेइज्जती बहुत ही बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था किसी कुत्ते को भौंकने से। लेकिन बात अब रेशम की थी और वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनने वाले थे। जवाब तो वह पहले भी दे सकते थे, लेकिन बस बात को बढ़ाना नहीं चाहते थे। अभी वह कुछ बोलते उससे पहले ही उन सबके कानों में एक तीखी मगर आत्मविश्वास से भरी आवाज आए, आपको क्या लगता है हर कोई आपकी तरह है, जो कोई झूठ मिलिट्री ऑपरेशन में देश के लाखों रुपए बर्बाद कर दे और ऊपर से उस पर प्राउड भी करें? जाहिर सी बात है मैं आप लोगों के द्वारा नहीं हूँ। और रही बात सबूत की, तो मैं पूछता हूँ आपके पास क्या सबूत है कि जो प्रश्न आपने किया था वह एकदम सही था? यहाँ तक कि आपने तो समुद्र में गिरे हुए मलबे में जो नकली हथियार थे उनकी जांच करने की भी मेहनत नहीं की। आपके हिसाब से यह मिशन सक्सेसफुल हो गया। आपने ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि वह हथियार कहाँ से आए थे, उसका क्या होने वाला था, यहाँ तक कि उसमें कौन कौन से हथियार थे। आपने बस उसे जहाज को ब्लास्ट करवा दिया और यह कह दिया कि आपने इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक को तल दिया है। ये तो कोई प्राइमरी का बच्चा भी बता सकता है कि इस तरह की स्ट्रैटेजिक कोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं करता। वह लोग अगर इतना बड़ा हमला प्लान कर सकते हैं तो आपको क्या लगता है कि वह अपने सबसे बड़े ताकत, अपने हथियारों को इस तरह से आपके बर्बाद करने के लिए खुला छोड़ देंगे? लगता है आप कुछ ज्यादा ही फिल्मी देखते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ इतना आसान लग रहा है। वही रेशम के पूरे एक्सप्लेन सुनकर और उसकी बातों में छुपा हुआ मतलब समझकर पूरी भीड़ में वापस बातें होने लगी। वहां पर हर कोई हाईटेक मिलिट्री ऑफिसर्स या फिर मिलिट्री से जुड़ा हुआ इंसान ही था और रेशमा की इतनी क्लियर कट बात तो कोई बेवकूफ को भी समझ आ जाती कि यह सारी प्लानिंग मिलिट्री को बेवकूफ बनाने के लिए थी, जिसे किसी आम लड़की ने पहचान लिया लेकिन इतने बड़े मिलिट्री जनरल ने भी नहीं पहचाना। वही भीड़ की बातें सुनकर और अपने ऊपर हंसना देखकर कुमार परिवार को तो गुस्सा आ रहा था, लेकिन अशोक कुमार तो भूल चुका था। वह गुस्से में दांत पीसते हुए रेशमा को उंगली दिखाकर बोला, बस बहुत हुआ। तुम एक मामूली सी लड़की हो, तुम्हें बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स के बारे में क्या पता। आज तक तुमने एक मक्खी भी नहीं मारी और होगी, और यहाँ पर आकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो।
वही अशोक कुमार की बात सुनकर रेशमा को दिल ही दिल हंसने का मन कर रहा था। उसने कितनी कठिन जिंदगी जी थी, इस बात का अंदाजा यहाँ खड़ा कोई भी इंसान नहीं लगा सकता था। और नहीं बात इंसान को मारने की, तो उसने अनाया की प्रोटेक्शन के लिए एक नहीं कई 100 इंसानों को मार दिया था। और उसके मारने का तरीका इतना क्रूर था कि उसकी टीम में हर कोई उसे छुपा हुआ हथियार कहते थे। ये सब कुछ याद करके रेशम के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई, जिससे वह अशोक कुमार का मजाक उड़ा रही हो। क्या रेशमा बचा पाएगी अपने पति को? क्या सच आएगा सामने? तो क्या नई मुसीबत आएगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।